नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 23 अप्रैल 2024 और असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज के करंट अफेयर्स में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ सेक्शन से। ना ये दोस्तों माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर असम ट्रिब्यून से ये न्यूज़ हमने देखने को मिला था और जहाँ पर लिखा हुआ है असम इज़ एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है और इंडिया में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो उसी के रिलेटेड आर्टिकल का हेडिंग था दैट रिगार्डिंग डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस। जी हाँ, वेदर एक्सट्रीम्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इसकी वल्नरेबिलिटीज़ भी बढ़ रही है और बोला जा रहा है असम जो है अनडाउटेडली इसके इवेंट्स बहुत ज़्यादा फेस किया जा रहा है असम के द्वारा। तो ये रीजन एज अ होल, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, एज अ होल इट इज़ वेरी मच प्रोन टू वेरियस काइंड ऑफ डिजास्टर्स। आप थंडर स्टॉर्म की बात करें, आप रिकरेंट फ्लड्स की बात करें या फिर प्रोलॉन्ग्ड रेनी डेज की ही क्यों ना बात करूं, अर्थक्वेक की अगर बात करूं तो वेरियस 4 जोन्स में इंडिया डिवाइडेड है। जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम इन पर्टिकुलर, फॉल्स इन जोन सिस्मिक जोन 5, राइट। तो आप देखो ये वेदर इवेंट्स और वल्नरेबिलिटीज कहीं ना कहीं असम में हमें बढ़ते हुए दिख रही है। तो सवाल होता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूटीन लाइफ। तो देख लीजिएगा, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, बोला जा रहा है इट कॉजेज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज प्रॉपर्टी। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही साथ प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जनरल इलेक्शंस की अगर बात करें एंड अदर लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ ऑफन लीड टू स्टैंड स्टिल इन द गवर्नमेंट फंक्शन। अनडाउटेडली अभी तो इलेक्शंस चल रहा है ना, और इलेक्शंस के समय अगर देख लीजिएगा जो भी मतलब गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है रिगार्डिंग द डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड ऑल, वो बिल्कुल ठप सा पड़ जाता है। अगर इसी दौरान सोचिए कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी हमें बहुत ही डिलेड देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, बोला जा रहा है दैट एक चैलेंज हमें देखने को मिलता है इलेक्शन पीरियड के समय, क्योंकि अनडाउटेडली उस समय अगर कोई डिज़ास्टर आ गया तो उसका रिस्पॉन्स रेडीनेस के लिए क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है? क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को तो डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, राइट। इसीलिए इस आर्टिकल में भी बोला गया है दैट अगर असम देख लीजिएगा, असम स्पेसिफिकली ज्योग्राफिकली एज वेल एज क्लाइमेटिकली देख लीजिएगा काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। इनफैक्ट पता है इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं ना, हर स्टेट्स में असम 5th मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को सहने के लिए। तो अराउंड जितने भी हमारे देश में द 25 मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स आता है, उसमें तो 15 तो आसाम से ही है ना। कैन यू इमेजिन दिस, राइट। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो अनडाउटेडली असम गवर्नमेंट शुड बी वेरी मच एक्टिव इन डीलिंग विद दिस इशू, राइट। और यही चीज़ तो यहाँ पे बोला गया है दैट कहीं ना कहीं हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जो कि एड्रेस करेगा दोनों नेचुरल डिजास्टर और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज को। और इसी के लिए बोला जा रहा है कहीं ना कहीं हमें एनहांस करना पड़ेगा एग्रीकल्चर और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, जिससे हम अडेप्ट कर सके और मिटिगेट कर सके द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एग्रीकल्चरल अडेप्टेशन के बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है और बोला जा रहा है दैट देखो अगर क्लाइमेट इवेंट हुआ, अगर एक्सट्रीम इवेंट्स हुए तो उससे नेगेटिवली इम्पैक्ट जो इंडिया हो रहा है उसके कारण एग्रीकल्चर भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना। इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेंगी। हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट क्रॉप वैरायटीज हम उगाए जो कि रेजिलेंट हो टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे प्रोलॉन्ग रेनफॉल, ड्रॉट या फिर फ्लड्स से। इसलिए हमें इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। असम में क्योंकि फ्लड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो यस फ्लड मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स के लिए कहीं ना कहीं हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा एक मैकेनिज्म जो कि काफ़ी ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म हो, जिससे कभी भी कहीं पर भी अगर फ्लड आ जाए तो वहाँ पे रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का काम क्विकली हो सके। और साथ ही साथ जो भी इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स होते हैं तो उसके लिए हमें जो भी सरकारी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे वो भी हम लोग को अपनाएंगे, जिससे जो भी कंडीशंस वर्सन हो सकता था उससे एटलीस्ट हम लोग बच सकते हैं। साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन करने की बात भी बोली जा रही है, क्योंकि असम बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा रिच रीजन है, राइट। इसीलिए हमें ऐसे पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस फ्रेम आउट करने पड़ेंगे जिससे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बचा रहे।
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड गवर्नमेंट एक्शंस। गवर्नमेंट को बोला जा रहा है यहाँ पर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और क्लाइमेट रेजिलियंस को। साथ ही साथ नीड है गवर्नमेंट के लिए दैट गवर्नमेंट को फोकस देना पड़ेगा ऑन रिसोर्स एलोकेशन, जिससे ओवरऑल कम्युनिटी को भी रेजिलेंट बनाया जा सके। और कम्युनिटी को रेजिलेंट बनाने के चक्कर में हमें इंश्योर करना पड़ेगा दैट मैक्सिमम अवेयरनेस फैला सके लोगों तक। लोग अगर अवेयर न रहे, इनफैक्ट अगर सोचो बाई चांस अगर कोई डिजास्टर खुदा ना खास्ता अगर आ जाए तो एटलीस्ट पीपल शुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड। इसीलिए तो बोला जा रहा है दैट हम लोग को लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे वो अपने आप को, अपने आजू बाजू के कम्युनिटीज को खुद से ही हेल्प कर सके। अनडाउटेडली एनडीआरएफ की टीम तो है ही बाद में आज बचाने के लिए, बट यस दे शुड बी प्रिपेयर्ड सो दैट वो लोग खुद को, अपने आप को हेल्प कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक होलिस्टिक आर्टिकल था, राइट, होप इट हेल्प्स। नेक्स्ट अगेन न्यूज़ आसाम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग अमृत भारत स्टेशन स्कीम के रिलेटेड, क्योंकि असम रेल पैसेंजर एसोसिएशन ने क्वेश्चन किया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में अगर बात करें, फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, और ये जो है ये कहीं ना कहीं इन्विसाज कर रहा है द डेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस का डेवलप किया जाएगा ऑन ए कॉन्टिन्यूअस बेसिस, और वो भी क्या एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के थ्रू। और इंडिया में अराउंड 1309 स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री को सेलेक्ट किया गया, और ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर प्लानिंग फॉर ए लॉन्ग टर्म। इसमें मास्टर प्लान किया जाएगा लंबे अवधि के लिए, है ना, जिससे क्या इन स्टेशंस में फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा। इसीलिए तो बोला गया इन्हांसिंग द फैसिलिटीज बियॉन्ड मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। अभी बहुत सारे स्टेशंस है जहाँ पे जो एसेंशियल एमिनिटीज है वो तो है, बट एसेंशियल एमिनिटीज के बियॉन्ड भी तो बहुत कुछ है जो क्या अवेलेबल करवाना है। तो उसी के रिलेटेड ये स्कीम है। इट ऑल्सो एम्स एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ प्लाजाज एंड सिटी सेंटर्स एट द स्टेशन। सोच रहे हैं, मतलब स्टेशन लोग टूरिज्म करने जाएंगे, मतलब काइंड ऑफ घूमना उमना हो जाएगा। ये एक्चुअली क्यों किया जा रहा है पता है? विदेशों में अगर देख लीजिएगा, यस अच्छे ऐसे स्टेशन होते हैं, राइट, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट में इंडिया में भी ये किया जाएगा। इट केटर्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्यूनिटीज एज वेल एज अपग्रेडेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्यूनिटीज। मतलब अनडाउटेडली न्यू एम्यूनिटीज तो इंट्रोड्यूस किया ही जाएगा, बट साथ ही साथ जो भी एम्यूनिटीज है जिसको अपग्रेड या फिर रिप्लेस किया जा सकता है, जो कि पुराना हो चुका है, यस वो चीज़ें भी की जाएंगी। दीपोर बिल वाटर कॉन्टामिनेटेड, ऐसा आर्टिकल दिया हुआ था और बोला गया था एक असेसमेंट किया गया था वाटर क्वालिटी का दीपोर बिल का, जो कि अनडाउटेडली आप सबको पता है असम का एक लौता रामसार वेटलैंड साइट है और एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो इसके अलग अलग लोकेशंस में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ असम के द्वारा सर्वे किया गया था, जहाँ से पाया गया दैट ये रीजन तो कंटामिनेटेड है ही, बट इसके आजू बाजू वाला एयर भी कंटामिनेटेड है। एयर क्वालिटी इवैल्यूएशन अगर देख लीजिएगा, वहाँ पे देखा गया देयर आर मेनी एरियाज नियर द दीपोल बिल रीजन जहाँ पर गार्बेजेस को बर्न किया जाता है, राइट, और इसी के कारण वहाँ पे कंसंट्रेशन पार्टिकुलेट मैटर 10 का, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रहा है दीपोर बिल में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? देखो बहुत समय क्या होता है ना, दैट कोई अगर लेक है या फिर कोई भी अगर वाटर बॉडी है, अगर उस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट आ गया ना, तो न्यूट्रिएंट आ जाएगा तो उस वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर एल्गी आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है एल्गल ब्लूम। इसलिए बहुत समय आप लोग तालाब या फिर वाटर बॉडीज देखे होंगे जिसके ऊपर में एकदम ग्रीन कलर का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। अब ये क्या करती है दैट वहाँ की जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, उस जैसे सोचो कोई मछली रह रही है, राइट, इस मछली को पहले क्या होता था, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलता था, सनलाइट प्रॉपर्ली मिलता था, राइट, बट अभी ये सब बिल्कुल मिलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एल्गी ही इस ऑक्सीजन पूरा लेक का ऑक्सीजन को सक कर लेती है। तो इसके लिए जो भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, वो पेड़ हो, पौधे हैं, जो भी छोटे मोटे हैं इस वेटलैंड के भीतर या फिर लेक के भीतर, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। उसी चीज़ फिनोमेना को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इस रीजन में, दीपोर बिल के रीजन में पार कर गया है। तो ये क्या बतला रहा है दैट दीपोर बिल कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड भी हो रहा है, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है दीपोर बिल में, दैट इज व्हाट यू शुड नो एज वेल। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पे बोला गया है असम से 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, राइट, एंड दे आर सर्वेश्वर बासुमतारी एंड द्रोणा भुयान। तो इनके बारे में अगर बात करें, सर्वेश्वर बासुमतारी जिनको चिरांग का कृषि चिराग के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उम्र 61 ईयर्स है। ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जो क्या चिरांग डिस्ट्रिक्ट के पानबारी रीजन से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज़ मैनेज टू सक्सेसफुली अडॉप्ट द प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच।
इन्होंने मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच के तहत काम किया है, जिसके तहत ये कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है दैट जो नॉलेजेस है ना और लर्निंग है अपने, वो दूसरे फार्मर्स तक भी पहुंचाया जा सके, क्योंकि ओवरऑल इससे फ़ायदा क्या होगा दैट प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी बट साथ ही साथ लोगों का लाइवलीहुड भी बढ़ेगा, राइट। इनफैक्ट आसाम गवर्नमेंट ने कॉन्फर इनको किया था आसाम गौरव से भी, राइट, ये भी आपको पता रहना चाहिए। द्रोणा भुयान के नाम के अगर बात करें तो ही इज़ अ नोटेड फोक आर्टिस्ट, है ना, एंड ये जो है ऑफकोर्स देवधानी डांसर एंड ओजापली डांसर है। असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में इनकी जन्म हुई थी 1956 को, एंड ही हैज सेवरल रिकॉग्निशन, बहुत सारे रिकॉग्निशन इनके नाम का है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने तो इन्हें गुरु टाइटल भी दिया है ना, और असम संस्कृत महासभा ने इनको जीवन जोड़ा साधना बोटा टाइटल भी दिया है। वैसे ही असम गवर्नमेंट के द्वारा इनको विष्णु रावा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, राइट। सो वी शुड नो अबाउट देम। पद्म अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें, 1954 को इंस्टीट्यूट किया गया था, हर साल दिया जाता है रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य पे, एक्सेप्ट ड्यूरिंग इन सालों के बीच में नहीं दिया गया था। 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, राइट, यू शुड नो अबाउट इट, जो क्या अलग अलग फंक्शंस के रिलेटेड दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। इसको प्रेजेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूजुअली मार्च और अप्रैल के दौरान, राइट। एंड एलिजिबिलिटी क्या है, हर एक इंसान एलिजिबल है, कोई रेस, कोई ऑक्यूपेशन, कोई पोजीशन, कोई सेक्स, कुछ नहीं देखा जाता, है ना। बट गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो ऐसे PSUs के डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड, बट आम आदमी बिल्कुल एलिजिबल है, जिसमें एक सनद, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खुद से साइन किया जाता है। ये कॉपी पेस्ट वाला साइन नहीं होता, खुद से साइन होता है। एक मेडल दिया जाता है जो कि मैंने आपको दिखाया, और इट डज नॉट अमाउंट टू अ टाइटल, मतलब अगर आपको पद्मश्री मिल गया तो आप ऐसे जैसे डॉक्टर्स लोग लगाते हैं ना, डॉक्टर समथिंग समथिंग, राइट, तो वैसे यू कैन नॉट यूज दिस एज अ टाइटल पर से। वैसे द नंबर ऑफ अवार्ड्स इन अ गिवन ईयर जो है वो एक साल में 120 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। किस किस फील्ड में, आर्ट, सोशल वर्क, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड डिफरेंट अदर फील्ड्स। एंड हाँ, वैसे तो देखिए नॉर्मली कोई मतलब मरणोपरांत जैसे कोई अगर मर जाए ना तो उसके बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता, बट अगर सोचो बहुत ही हाईली डिजर्विंग केस है तो उनको गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है इस अवार्ड को देना मरणोपरांत भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउस ऑफ बरुआज, राइट, बरुआर होंगहार, राइट, माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हुआ तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट या ये जो एक डॉक्यूमेंट्री है ना, ये जून 1 को फीचर किया जाएगा न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में। इसको डायरेक्ट किया गया है हमारे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर जिनका नाम है उत्पल बोरपुजारी, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो डेल्व करता है इनटू रिच हिस्ट्री ऑफ द सेंचुरी ओल्ड आसाम टाइप हाउस, राइट। तो असम टाइप हाउस का एक रिच हिस्ट्री को यहाँ पे शोकेश किया गया है, जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखिएगा। एंड इट हाईलाइट्स द ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ असमीज सिनेमा एज वेल, क्योंकि असमीज सिनेमा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का एक रीजनल फिल्म मेकिंग को भी प्रमोट करता है, और हमारे आने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं असम से, जो क्या इस फिल्म मेकिंग के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी अनडाउटेडली इससे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा, एंड दिस हैज आई बिलीव दैट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर पेपर। शॉम्पेन ट्राइब के रिलेटेड है। क्या न्यूज़ में बोला गया है, पीपल फ्रॉम शॉम्पेन ट्राइब कास्ट देयर वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। जी हाँ, पहली बार हो रहा है, देखो यहाँ पे क्लियरली पहली बार ऐसा हो रहा है दैट फर्स्ट वोट कास्ट देयर फर्स्ट वोट, राइट। सो शॉम्पेन ट्राइब, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड की ये ट्राइब है जिन्होंने कास्ट किया उनका पहला वोट, है ना, इन लोकसभा इलेक्शन। तो ये जो ट्राइब है ये बिलोंग करती है टू द मोंगोलॉयड रेस ऑफ पीपल, एंड दे आर द वन हु बिलोंग टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। ये रहते हैं सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल में। ये लोग हंट करते हैं वाइल्ड पिग्स को, पाइथॉन्स को, मॉनिटर लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल्स को हंट करके ये लोग खाते हैं, राइट। सो ये इनका दिनचर्या है। नेक्स्ट आर्टिकल भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि WHO के सोर्स से लिया गया। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ये चार्टर,
एट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल समिट ऑन पेशेंट सेफ्टी। ये चार्टर जो है इसको डेवलप किया गया अंडर द थीम, जिस थीम का नाम है एंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट्स सेफ्टी, और वर्ल्ड पेशेंट डे 2023 के उपलक्ष्य में किया गया। इसका एम है टू बिल्ड पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे पेशेंट की सेफ्टी तो इंप्रूव हो ही, बट साथ ही साथ पेशेंट्स जो है रिड्यूस हो सके फ्रॉम द रिस्क ऑफ हार्म, एंड सपोर्ट करना द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान ऑफ 2021-2030, जिसका इंडिया ने साइन किया था, राइट। तो इंडिया सिग्नेचरी है इस एक्शन प्लान का, ग्लोबल पेशेंट सेफ्टी एक्शन प्लान ऑफ 2021 से 2020। ये चार्टर कवर करती है 10 पेशेंट सेफ्टी राइट, जिसमें राइट टू टाइमली एंड इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएट केयर है, सेफ हेल्थ केयर प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस है, क्वालिफाइड हेल्थ केयर वर्कर्स है, सेफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड मैनी मोर, राइट। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एज अ नेशनल एसेट। द हिंदू में ये न्यूज़ दिया गया था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इम्फेसाइज किया अपने रीसेंट जजमेंट में दैट फॉरेस्ट जो है ना ये क्रूशियल नेशनल एसेट है और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है हमारे देश के फाइनेंशियल वेल्थ में भी। तो ये जो रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आया है एमिड्स द क्रिटिसिज्म जो क्या फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 के अंडर किया जा रहा है, जिसमें एक्यूज किया जा रहा है दैट ये जो एक्ट है ये फैसिलिटेट कर रहा है इंक्रोचमेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज और प्रोमोट कर रहा है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। तो कोर्ट ने कंडेम किया है एक्ट को फॉर ग्रांटिंग फॉरेस्ट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल। कोर्ट ने क्लियरली बोला दैट नहीं, इस एक्ट के तहत संशोधन लाए गए थे जिसमें इन फॉरेस्ट को हम लोग प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी दे सकते हैं। इसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करते हुए बोला है दैट इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए अगेंस्ट एनी फॉरेस्ट ऑफिशियल। अगर कोई भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ने पास्ट में अलग इन्फॉर्मेशन दिया और अभी अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब अगर कोई भी फॉरेस्ट ऑफिशियल पास्ट में अलग इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देन उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। इट ऑल्सो इम्पोज्ड फाइन्स ऑन बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पार्टीज जो क्या इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर listening to the whole video. Thank you very much.